अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरीहा इदरीस। सबसे पहले बात होगी पंजाब हुकूमत की, जिसने कहा है कि गैर मुल्की इमदाद नहीं लेंगे, मगर कौन कौन है जो कि इस बात पर नाखुश है। और उसके बाद बात होगी क्वेटा की, जहाँ पर 5 गैर मुल्कियों को मार दिया गया। कौन थे ये गैर मुल्की और पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। वेलकम टू न्यूज़ बीट। मारूफ तारीखदान शुजा पाशा ने अपनी किताब क्रॉस्ड सोर्ड्स में लिखा कि क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद ये सवाल उठा कि पाकिस्तान किस मुल्क का इत्तेहादी बनेगा। लॉर्ड इसमें से एक मुलाकात में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा नहीं रह सकता, हमें किसी सुपर पावर का दोस्त बनना पड़ेगा। रशिया से किसी को दिलचस्पी नहीं थी, इंग्लैंड से हमने उसी वक्त आज़ादी हासिल की थी, सिर्फ अमरीका ही बचा था। कायद आज़म ने अपने करीबी साथी MH इस्फहानी को अमरीका रवाना किया ताकि वो वहाँ हालात का जायजा ले सकें। 1948 की जंग कश्मीर के वक्त कायद आज़म ने अमरीका से $2 अरब की फौजी और मुआशी इमदाद की दरख्वास्त भी की थी, जो कि रद्द कर दी गई। पाकिस्तान को 1954 के बाद से गैर इमदाद मिलना शुरू हुई और उसके बाद शायद हम अपने पैरों पर खड़ा होना ही भूल गए और हमने अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश ही छोड़ दी। इसका नतीजा ये निकला है कि हम हर मामले में गैरों के मोहताज होते चले गए। पाकिस्तान को मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद के हवाले से देखते हैं एमन खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान को अपने क़याम के वक्त ही माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया था। भारत ने मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले 90 करोड़ की रकम रोक ली थी। हत्ता कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए हुकूमत के पास पैसे न थे, ऊपर से करोड़ों महाजिरीन की आबादकारी का संगीन मसला। इस मुश्किल वक्त निज़ाम हैदराबाद और नवाब ऑफ बहावलपुर ने हुकूमत पाकिस्तान की मदद की और सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें अपनी जेब से अदा की। 1954 में वजीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत ने अमरीका की हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया, जिसके तहत 10 साल में पाकिस्तान को $2.5 अरब की माशी इमदाद और $700 मिलियन की फौजी इमदाद दी गई। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान की गैर मुल्की इमदाद रोक दी गई, जो कि 1972 में दोबारा बहाल कर दी गई। 1972 से लेकर 1979 तक पाकिस्तान को अमेरिका से $1.25 अरब की माशी और $3 अरब की फौजी इमदाद मिली। 1979 में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की वजह से अमेरिका के सदर जिमी कार्टर ने पाकिस्तान की तमाम इमदाद रोक दी, मगर अफगानिस्तान पर रूस के कब्जे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान को $600 मिलियन सालाना की इमदाद देना शुरू कर दी। 1980 से लेकर 1990 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को $3.25 अरब की माशी और $2.25 अरब की फौजी इमदाद दी। 1991 में पाकिस्तान को सिर्फ $500 मिलियन की अमरीकी इमदाद मिल सकी। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग शुरू होने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में अमरीकी इमदाद का सुनहरा दौर शुरू हो गया और सन 2002 से अब तक पाकिस्तान को $20 अरब की गैर मुल्की इमदाद मिल चुकी है। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। कल अमरीकी सेनेटर्स ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को रोक दिया जाए और पहले देखा जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई कर रहा है या नहीं। और उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क को इमदाद देने की कोई जरूरत नहीं जो हमें पसंद ही नहीं करता। जबकि पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत आइंदा कोई गैर मुल्की इमदाद नहीं लेगी, क्योंकि गैर मुल्की इमदाद ने हमें दूसरों का मोहताज बना दिया है। इमदाद के नाम पर मिलने वाली भीख के नतीजे में एक तरफ हमारी कौमी सलामती खतरे में पड़ चुकी है और दूसरी तरफ उसने पाकिस्तानी अवाम के लिए एक खुददार और आज़ाद कौम के तौर पर जिंदगी बसर करने के रास्तों को मजदूर कर दिया है। मगर शहबाज शरीफ के ऐलान पर अमल किस तरह हो सकता है? अब हुकूमत गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबी हुई है। आइए जायजा लेते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से पंजाब हुकूमत ने कितने कर्जे लिए हैं। 2008 में पंजाब 300 अरब रुपए का मकरूज था। 304 अरब रुपए में 51 अरब रुपए मुल्की और 253 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्ज था। 2009 में कर्जे बढ़कर 387 अरब हो गए। 387 अरब में मुल्की 48 अरब जबकि गैर मुल्की कर्ज 339 अरब था। 2010 में पंजाब 485 अरब रुपए का मकरूज हो गया। 485 अरब में मुल्की कर्जों का शेयर 95 अरब जबकि गैर मुल्की 390 अरब रुपए है। पंजाब पर कर्जों का बोझ जून 2011 तक 550 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है।
पंजाब ने अब तक 95 अरब के मुल्की कर्जों से सिर्फ 20 अरब रुपए वापस किए हैं। रवां बरस हुकूमत पंजाब ने 51 अरब के ओवरड्राफ्ट को सॉफ्ट लोन में तब्दील करवाया। ओवरड्राफ्ट की सॉफ्ट लोन में तब्दीली से पंजाब मजीद मकरूज हुआ। 1999 के बाद से पंजाब हुकूमत ने कोई गैर मुल्की कर्जा नहीं लिया। रुपए की कदर में कमी और सूद की वजह से पंजाब हुकूमत की गैर मुल्की कर्जों में इजाफा हुआ। हकीकत ये है कि आज इमदाद के नाम पर मिलने वाले कर्जों का बोझ इतना बढ़ चुका है कि अब हमें कर्ज की किस्तें अदा करने के लिए भी मजीद कर्ज देना पड़ता है। हम अपनी सारी आमदनी सिर्फ 3 शोबों में सर्व करते हुए नजर आते हैं। पहला, दिफा, कर्जों की किस्त की अदायगी, और तीसरा, इंतजामी अखराजात, और हमें बाकी हर चीज के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। मगर क्या शहबाज शरीफ अपने इस ऐलान पर अमल कर सकेंगे? क्योंकि उनके इस ऐलान में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इतलात के मुताबिक नाराज हो गई है। ऐसा क्यों है? आज हम इसका जायजा लेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय गेस्ट। मुझे ज्वाइन करे हैं लाहौर स्टूडियो से शेख रोहेल असगर साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उनका साथ देंगे राय मंजूर साहब, प्रेसिडेंट PCS ऑफिसर्स एसोसिएशन। हमारे लाहौर स्टूडियो से दोनों मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर ब्रॉडकास्टिंग फिरदौस आशिक अवान। सबसे पहले मैं आपसे आगाज करूंगी राय मंजूर साहब, क्योंकि आपका ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है। कौन लोग नाराज हुए हैं, किस बात पर नाराज हुए हैं, और क्या खदशात हैं उनके? बहुत शुक्रिया जी। मैं एक बात आपको शुरू में वाज़ेह कर दूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये 2 हिस्से में, एक ये हम सूबे के मुलाजिम हैं जो PCS हैं, और एक फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं जो DMG क्लास है, जिनके पास बड़ी सीटें सारी चीफ सेक्रेटरी समेत उनके पास हैं। हमारे पास भी ये मीडिया के थ्रू इतला आई है, अखबारी इतलात हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कि जो असल ब्यूरोक्रेसी है, जो DMG है, वो इससे खफा है। लेकिन मैं आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ कि हम लोग इसको वेलकम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ये जो बात की है, मैं समझता हूँ कि उन्हें ये 3 साल पहले करनी चाहिए थी। ये 2 जैसे ही वो आए थे, ये पहला उनका ऐलान ये होना चाहिए था। मगर आप ही मुझे बता रहे थे राय मंजूर साहब थोड़ी देर पहले कि ऐसे इतलात करके गए मियां साहब जो बहुत अच्छे थे, मगर उन पे अमल ही नहीं हो सका। जी, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो टीम है जिसने ये काम करना है, जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त मौजूद है, जो DMG अफसरान हैं, वो कहते हैं ना कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैं आपको गारंटी और श्योरिटी करता हूँ कि ये काम इनके बस का नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम ये कहें कि जी हमने कशकोल तोड़ देना है और बाहर से इमदाद भी नहीं लेनी, अब एक तो इमदाद और कर्ज का भी हमें देखना पड़ेगा कि हम लोन की बात कर रहे हैं, इमदाद की बात कर रहे हैं। खा हम कोई भी बात करें, उसके लिए पहली बात यह है कि मैं क्या पेट पे कोई पत्थर बांधने को तैयार हूँ? क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब, क्या DMG जो ब्यूरोक्रेसी है, कोई ये मैंने एक प्लान हमने दिया था, ये 80 अरब रुपए की बचत का। और आपको ये बात इल्म में होगी कि सूबा पंजाब की जो अपनी ज़ाती आमदनी है, वफाकी हुकूमत से जो कुछ मिलता है, उसके अलावा वो सिर्फ 37 अरब रुपए ये पिछले साल इकट्ठा कर सके हैं। 50 अरब का टारगेट था, 37 अरब इकट्ठा हुआ। यहीं पे राय साहब, मैं शेख रोहेल साहब को ज्वाइन करवाऊंगी। शेख रोहेल साहब, इन एसेंस बहुत अच्छा ऐलान है, सब उससे खुश हो रहे हैं, मगर क्या आप लोग रेडी हैं? वो कह रहे हैं अपने पेट पे पत्थर बांधने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा, अपने ही लोग नहीं साथ देते। आपके साथ कौन कौन है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मंजूर साहब की बातें सुन रहा था। पहले बात तो 2-3 हिस्सों में आप इसको बांट लें। पहली बात यह है कि मियाँ साहब ने जो ये ऐलान किया, आज खुद नहीं किया, उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मशावरत के बाद इसका ऐलान किया, जो बड़ी खुशाइंद बात है कि आप मशवरा करें दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, उसके बाद ऐलान करें। और शायद हो सकता है मंजूर साहब को ये इतला हो। लेकिन एक बात जरा मंजूर साहब, एक मिनट रोहेल साहब, कतक कलामी की माफी, मगर आपने कहा कैबिनेट से मशवरा किया था, मगर उसके अलावा और क्या सूबे की जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनमें जाहिर है कि सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं, उनसे भी मशवरा किया गया था? मैं आपको वही अर्ज करने जा रहा था। मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको 2 हिस्सों में आप बांटें ना। मंजूर साहब ने कहा कि यहाँ पे 2 मुख्तलिफ अफसरशाही काम करती है। एक वो ब्यूरोक्रेसी जिसको असल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और एक वो जो लोग ये पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं, जो PCS ऑफिसर्स कहते हैं। तो इसमें उनके नाराज़ होने से मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मंजूर साहब ये समझते हैं कि वो पंजाब का नज़्म नस्क संभाल सकते हैं, या पंजाब गवर्नमेंट उससे डिस्टेबल नहीं होती, तो वो तो वफाक के मुलाजमीन है, वो पंजाब के मुलाजमीन तो नहीं है। वो तो डेपुटेशन पे या आते हैं और चले जाते हैं। उनको बल आखिर उनकी बात माननी पड़ेगी जिनके ज़ेर इंतज़ाम वो काम करते हैं।
اور اگر وہ یہ بات کو نہیں مانتے تو یا اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کا اختلاف کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. اگر ان کا اختلاف کسی جائز بات میں ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے, اور اگر ان کا اختلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, پاکستان کے عوام کے مفادات کے خلاف ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر وقت آ گیا کہ اب آپ کو اپنے بروں میں اور اچھوں میں آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے, فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک ساتھ ہی ساتھ محی الدین وانی صاحب سیکرٹری انفارمیشن پنجاب اور ایک سول سرونٹ ہمیں جوائن کریں. ویری وارم ویلکم ٹو یو محی الدین وانی صاحب. وانی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا پنجاب گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنا بڑا اعلان کر سکے, اور کیا تمام شعبے آن بورڈ ہیں؟ پہلی بات تو میں جی کلیریفائی کر دوں رائے منظور صاحب کی بات کو. جی وی آر ٹوٹلی ود دا گورنمنٹ. جب یہ چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا, اس کے بعد اپنی ٹیم کو کانفیڈنس لیا, تو ٹیم نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن اینڈ وی ول find a solution for you, and we by we وانی صاحب آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ the government officers, every government official has to work for the government. Law is for each and every civil servant. تو ہمیں گورنمنٹ کو کہا گیا, تمام ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز جس میں ڈی ایم جی بھی ہیں, جس میں پی سی ایس بھی ہیں, تمام کمشنرز, ڈی سی او, سب کو, اور سی ایم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس میں انہوں نے بزنس مین, اکانومسٹ, پالیسی میکرز, ادروائز سول سرونٹس, پولیٹیشینز, سب کو ملا کے ایک گروپ بنایا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ ریشنلائزیشن کریں, ڈاؤن سائزنگ کریں, ایکسپینڈیچر کو نان ڈیولپمنٹ نہیں, ڈاؤن سائزنگ میں اور خرچے کم کرنے میں بہت فرق ہے. آپ ڈاؤن سائزنگ کا لیکن اس میں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 پوزیشن ایکسٹرا کریٹ ہوئی ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں اگر کلب کرنے سے کام چل سکتا ہے. وہی جو خدشہ پہلے بھی ڈالا گیا وانی صاحب, میرے ہی پروگرام میں کہا گیا اور جگہ بھی کہا گیا کہ آپ لوگوں کی نوکریاں ختم کر دیں گے. یہ کرنا چاہیے, جو نوکریاں کر رہے ہیں اور زیادہ فائدے لے رہے ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. not a single person will be thrown out of the job. پہلی بات یہ سمجھ لیں. انوارنٹڈ ایکسپینڈیچرز جہاں پہ کم کیے جا سکتے ہیں, اور ابھی بھی آج سے 3 مہینے پہلے آپ دیکھ لیں 6 ارب روپے کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر گورنمنٹ نے کم کیا, اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیٹ اینڈ وی ول ڈو دیٹ. اور یہ ٹوٹل جو آپ نے کیپیسٹی کی بات کی اور بجٹ گیپ کی بات کی, ان 3 ایئرز ٹوٹل اس سی ایم کے ڈیسیژن سے, گورنمنٹ کے ڈیسیژن سے 20 ارب کا 3 سالوں میں فرق پڑے گا, اور اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک آلٹرنیٹ پلان ڈیوائز کر لیا ہے, اور اگلے 2-3 دنوں میں سی ایم کو وہ پیش کیا جا رہا ہے. ذوالفقار کھوسہ صاحب اس کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں. رائے منظور صاحب کا یہ موقف بالکل غلط ہے کہ بیوروکریسی ہیڈ کر رہی ہے, اس کو ایک پولیٹیکل ٹیم ہیڈ کر رہی ہے, اور بیوروکریسی ان کو اسسٹ کر رہی ہے, ان کی گائیڈنس کر رہی ہے. اچھا, میں آپ سے اس ٹیم کے بارے میں یقیناً مزید جاننا چاہوں گی, اس پروپوزل کے بارے میں بھی, مگر ویری وارم ویلکم ٹو فردوس عاشق اوان صاحبہ, انفارمیشن منسٹر ہیں. تھینک یو ویری مچ فردوس صاحبہ مجھے جوائن کرنے کا. بجٹ بھی آنے والا ہے, ایسے موقع پہ پنجاب حکومت کے بیان کو آپ کی حکومت کیسے دیکھ رہی ہے؟ پھر آپ بھی پریشر پڑے گا اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں, آپ کریں گے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, میں دونوں بیوروکریٹس کی گفتگو سن رہی تھی, اور مانی صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں خود کہا کہ ہم نے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا کہ اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن. اب پولیٹیکل ڈیسیژن جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بیس پہ اگر آپ ایسے ڈیسیژنز لیتے ہو, اس کی تھیم, فلاسفی اور اس کی جو متھ ہے اس کو تو فلی میں سپورٹ کرتی ہوں کہ ایز اے ساورن نیشن آپ کو خود انحصاری کی طرف آنا چاہیے, آپ کو سیلف ریلائنس پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن ان حالات میں جس میں آپ کا 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن پلان ہوا ہے, اور آپ کی 20 سے زیادہ منسٹریز جو ہیں وہ سوشل سیکٹر منسٹریز جو صوبوں کو چلی گئی ہیں, اور ہر صوبے کے جب وہ منسٹری صوبے کو گئی ہے تو 30 جون تک کا بجٹ اس صوبے کو ملا ہے. اس کے بعد فرام 1 جولائی آنورڈ ہر اس صوبے نے اس پبلک سیکٹر کے اندر اپنے بجٹ کے اندر فنڈنگ پلیس کرنی ہے, جس میں ہیلتھ سیکٹر ہے, آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے, وومن ڈیولپمنٹ ہے, پاپولیشن ویلفیئر ہے. تو یہ چیزیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ کی ایگریمنٹس ہیں, آپ کی کمٹمنٹس ہیں, آپ نے دنیا کو ایک سوورن نیشن کے طور پہ میسج دیا ہوا ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل لاز ہیں, جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, ہم ان انڈیکیٹرز کو کرٹیل کریں گے, وہ پاپولیشن سیکٹر میں ہوں, وہ ایجوکیشن پروموشن کی طرف میں. فردوس صاحبہ اگر میں آپ کی بات سمجھوں, آپ کو خدشہ یہ ہے کہ جو عوامی پروجیکٹس ہیں وہاں سے بجٹ کٹ جائے گا, جو پبلک سیکٹر ہے وہاں سے بجٹ کٹ جائے گا.